आदाब, मैं हूं इम्तियाज़ खलील। दोस्तों, पूर्व सांसद और बीजेपी के सीनियर लीडर किरीट सोमैया ने 26 नवंबर को मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ, जो एक बहुत पुराना मदरसा है, उस पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद और उनके बहुत सारे ट्वीट्स हैं, उनको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी फिल्मों में किस तरीके से जो विलन अड्डा बनाते थे, उस तरीके से ऐसा लगता था कि कोई आदमी है जो देश के खिलाफ जो है वो एक अड्डा बना करके अक्कलकुआ में बैठा हुआ है। आइए हम देखते हैं वो एलिगेशंस क्या हैं। एलिगेशन नंबर 1 ये है कि कॉलेज और कहना चाहिए स्कूल के नाम पर वहाँ मदरसा चलाया जा रहा था, उसके कवर में जो है वो मदरसा चलाया जा रहा था। तो किरीट सोमैया साहब, आपका होमवर्क बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ जब शुरू हुआ था 1979 में, तो वो एक मदरसे के रूप में ही शुरू हुआ था। वो अक्कलकुआ की मकरानी फली मस्जिद में शुरू हुआ था 6 बच्चों के साथ। वो मदरसे के रूप में शुरू हुआ। 14 साल तक वो एक मदरसे के रूप में काम करता रहा, जबकि 1993 में मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब ने पहला ITI शुरू किया था। उससे पहले वो मदरसा ही था। एलिगेशन नंबर 2 यह है कि जामिया इस्लामिया इशातुल उलूम अक्कलकुआ जो है आदिवासियों की ज़मीन पे बनाया गया है। तो साहब, सच्ची बात तो यह है कि जब ये मकरानी फली में चल रहा था मदरसा, जब ये आगे बढ़ा, तो अक्कलकुआ के लोगों ने मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए अपनी ज़मीनें दी। जो पहली 5-5 इस तरीके से 10 एकड़ ज़मीन आई, तो वहाँ के जो कहना चाहिए मुसलमान थे, और अक्कलकुआ में मुसलमान आजकल से नहीं बल्कि कई 100 साल से वहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन जामिया के लिए दी थी। उसके बाद जो अभी 90 एकड़ जगह है इसके ताल्लुक से जामिया के सूत्रों का ये कहना है कि उनमें से 1 इंच ज़मीन भी किसी आदिवासी भाई की नहीं है। आइए, एलिगेशन नंबर 3 ये है कि वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है, जो यूनानी मेडिकल कॉलेज है, वो असल में फ़र्ज़ी है। वहाँ पे जो अल-सलाम अस्पताल है, वहाँ मरीज़ नहीं होते, वहाँ पे फ़र्ज़ी मरीज़ लाए जाते हैं। तो साहब, मैं जो बता रहा था कि 1993 में ITI शुरू हुआ, 1996 में मौलाना ने पहला मेडिकल कॉलेज, यूनानी मेडिकल कॉलेज, अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू किया। और आप सोचिए, 1996 से अभी 28-29 बरस हो रहे हैं। इतने बरसों में ये CCIM, MUSH और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, इन सब की नज़र में ये कॉलेज है। 50 का इंटेक था, बाद में 60 का हुआ। अब तक 1000 के करीब डॉक्टर यहाँ से निकल चुके हैं। और अगर ये डॉक्टर्स या कॉलेज फर्जी है, तो कोविड-19 में 2020 में जब ये आया था, तो उस वक्त नंदुरबार जो एक पिछड़ा हुआ ज़िला था, वहाँ के कलेक्टर परेशान थे कि किस तरीके से डॉक्टर्स को उपलब्ध किया जाए, डॉक्टर्स को किस तरीके से उनकी सर्विसेज अवेल की जाए। तो उस वक्त उन्होंने इन्हीं बच्चों को तो आवाज़ दी थी, और यही बच्चे थे जिन्होंने अपनी जान पे खेल करके नंदुरबार रेलवे स्टेशन में जो आइसोलेशन वार्ड्स और जो क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे, इनमें इन्हीं बच्चों ने अपनी खिदमत अंजाम दी थी, जिसका एतराफ़ खुद भारूट साहब जो उस वक्त कलेक्टर थे, उन्होंने किया था। आइए देखते हैं एलिगेशन नंबर 4 क्या है। एलिगेशन नंबर 4 यह है कि अक्कलकुआ में 11,800 बच्चे पढ़ते हैं, जिसमें 11,000 बच्चे बिहार के हैं, 500 बच्चे भी महाराष्ट्र के नहीं हैं। तो सच्ची बात तो यह है कि जो अभी करंट ईयर है, इसमें अक्कलकुआ में जो कहना चाहिए उनका मॉरल एजुकेशन का या कहना चाहिए दीनी जो तालीम होती है, रिलीजियस जो एजुकेशन होती है, उसमें 9,300 से कुछ सेवा बच्चे हैं। और इन्होंने कहा 500 बच्चे महाराष्ट्र के नहीं हैं, महाराष्ट्र के 1,200 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। दूसरी अहम बात यह कि महाराष्ट्र के बच्चे इसलिए भी बिहार से ज़्यादा नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसे ही बहुत सारे मदरसे हैं। खुद मौलाना ने मराठवाड़ा और कहना चाहिए उसके जो औरंगाबाद और जालना ज़िलों में बहुत सारे इनकी शाखाएं हैं, जहां पे बच्चे पढ़ते ही हैं। महाराष्ट्र की सबसे ज़्यादा इनकी शाखों में महाराष्ट्र के ही बच्चे हैं। तो ये एलिगेशन भी गलत है साहब। यहाँ मेडिकल कॉलेज के साथ साथ यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है जो डिप्लोमा से लेकर के PhD तक की तालीम देता है। यहाँ पे लॉ कॉलेज है, एक पहला मदरसा है जिसमें कॉलेज ऑफ लॉ है। यहाँ पे D.Ed B.Ed कॉलेजेस है जिसमें उर्दू, मराठी, अंग्रेजी मीडियम के कॉलेजेस है। यहाँ उर्दू इंग्लिश के स्कूल्स है, ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ मुसलमानों के साथ गैर मुस्लिम छात्र भी पढ़ते हैं। और आपको बता दूं कि जो 25-30 हज़ार बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले हैं, उनमें से 8,100 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब और दीगर हमारे हिंदू भाई हैं जो वहाँ से पढ़ के निकले हैं। तो आपने कभी ये नहीं बताया कि एक ऐसा मदरसा है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे मिल करके पढ़ाई करते हैं। एलिगेशन नंबर 5 ये है कि जामिया को 1100 करोड़ रुपए जो है वो बाहर से प्राप्त हुए। अब जो 1 दिसंबर को ईडी ने
अक्कलकुआ और दूसरी जगहों पे छापे मारे, तो उसके बाद जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें उन्होंने कहा कि 406 करोड़ रुपए जो है वो बाहर से आए हुए थे। अब आप सोच लीजिए कहाँ 1100 और कहाँ 406। अच्छा, उसमें 406 करोड़ के बाद जो जब्ती होती है वो सिर्फ 9 लाख रुपए की, और वो भी मदरसे से नहीं होती बल्कि उनके 2 ट्रस्टियों के यहां से होती है। एक जगह से 5 लाख रुपया, एक जगह से 4 लाख रुपया। आप बता सकते हैं। फिर तीसरी और सबसे अहम बात ये कि 406 करोड़ जो आए हैं उसके अगेंस्ट में इनके जो काम है, मौलाना वस्तानवी साहब ने जिस तरीके से इंसानियत की खिदमत की, ख़ास तौर से देखिए कहीं सैलाब आए, कहीं बाढ़ आए। बिहार में बाढ़ आई 2017 में, 30-40 लाख रुपए का अनाज उन जगहों पे पहुंचाया जहां सरकारी मिशनरी नहीं पहुंच पाई थी, जहां रास्ते टूट चुके थे, बाइक पे इनके वॉलंटियर्स ने वहां पे सामान पहुंचाया। इसी तरीके से एमपी में जब बुरहानपुर में ऐसा हुआ, वहां पे न सिर्फ ये कि अनाज पहुंचाया बल्कि जिनके घर टूट चुके थे ऐसे 24-25 लोगों के घर बनाए। इनकी मेडिकल सर्विसेज इतनी बड़ी हैं कि हजारों लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशन हुए। एक नहीं, दसियों तरीके के इनके हॉस्पिटल में ऑपरेशन मुफ्त किए जाते हैं। उसके बाद डायलिसिस सेंटर में हजारों लोगों के डायलिसिस होते रहे हैं। ये सारी सर्विसेज हैं। उसके बाद एजुकेशन में जब इन्होंने काम किया, देखिए सबसे अहम चीज ये है कि ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि मदरसे में कट्टरवाद कट्टरवाद कट्टरवाद। ये पहला मदरसा था भारत में जिसमें मदरसे में कोशिश ये की गई, रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ कोशिश ये की जाए कि उनको हुनर की तालीम दी जाए, उनको कोई ना कोई हुनर दे करके यहां से भेजा जाए। और आप देख सकते हैं कि या उन्हें टेलरिंग की तालीम दी जाती थी, चश्मा बनाने की तालीम दी जाती थी, बुक बाइंडिंग की तालीम दी जाती थी, कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज करवाए जाते थे। बल्कि अब तो हम देख रहे थे कि रोबोटिक्स भी एक मदरसे में, आप तस्वुर कीजिए, एक ऐसा मदरसा जहां स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाई होती है। आज तक स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड जो है वो मुहैया नहीं किया जा सका है, लेकिन इनके मदरसे की हर क्लास में आप देखेंगे तो स्मार्ट बोर्ड से तालीम दी जा रही थी। एक ऐसा मॉडर्न मदरसा, मौलाना वस्तानवी साहब ने जब बात हुई कि भारत में मदारिस का मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, तो उस कॉल को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाले यही शख्स थे जिन्होंने अपने मदरसों का रूप बदल दिया, उसकी रूपरेखा बदली। अपनी कम्युनिटी से मुखालफतें इन्होंने झेली, लेकिन कोशिश ये की कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ये हक दिया जाए कि वो यहां पे पढ़ें और साथ ही साथ दोनों तालीम हासिल करें। फिर यहीं से बच्चे NIOS, हमारी सरकार का इदारा है, उसके जरिए 10वीं 12वीं की तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा भी बच्चे जो है 8 से 10 हज़ार बच्चे 10वीं 12वीं, और उसके बाद यशवंतराव चौहान जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है उससे BA। उसके बाद यहाँ के बच्चे यहाँ से निकल करके नॉर्थ महाराष्ट्र जो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद हमदर्द है, यहाँ पे इनकी डिग्री जो है वो वैलिड समझी जाती है। वहाँ से आगे पढ़ाई की और ज़िंदगी में आगे बढ़े। अच्छा, बात ये हो रही थी कि सीमांचल या कहना चाहिए बिहार से बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो क्या उन जगहों से आने वाला हर बच्चा जो है उसको आप शक की नज़र से देखेंगे? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ रहने वाला हर बच्चा जो है वो बांग्लादेशी आपको लगता है? अरे साहब, इसकी वजह ये भी तो हो सकती है कि वहाँ गुर्बत है, और ऐसी गुर्बत है आप एक मरतबा जाइए तो खाने को लोगों को नहीं है। बहुत सारे माँ बाप तो इसलिए यहाँ पे भेजते हैं कि उनके बच्चों को 3 वक्त का खाना भी मिल जा रहा है और शिक्षा भी मिल जा रही है। तो एक आदमी जो भारत के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, उसको उस नजरिए से देखने की बजाय उसको दहशतगर्दी के नजरिए से देखा जाता है, क्योंकि दाढ़ी, टोपी और इस्लाम आपको तकलीफ देता है। और उसके बाद एक एलिगेशन ये लगा कि यहाँ पे भारत के बाहर से लोग जो है वो अवैध तरीके से रह रहे थे। तो उस ताल्लुक से खालिद यमनी जो है वो जब यहाँ पे आए थे, उसके ताल्लुक से इनका कहना यह है कि वो वैलिड वीज़े के साथ आए थे। जब आए और जब वीज़े का टाइम ख़त्म हो रहा था तो उस वक्त यमन में जंग छिड़ गई, ना ये वापस जा सकते थे ना इनको वीज़ा मिल पाया। वीज़ा एक्सपायर होने के 10 दिनों के अंदर ये जबलपुर में पकड़े गए, कोर्ट में हाजिर हुए, बाद में यमन कौंसलेट के हवाले कर दिया। यमन कौंसलेट ने यहाँ नंदुरबार की लोकल अथॉरिटीज से मशवरा करके कि जब तक इनका केस चल रहा है तब तक इनको अक्कलकुआ में रहने दिया जाए। तो ये पुलिस और प्रशासन के इल्म में यह बात थी कि एक आदमी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रह रहा है। यहाँ रहते हुए फैसला नहीं हुआ था तब तक ये मजबूरन यहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ रहते हुए उनके बच्चे जब बड़े होने लगे तो उनकी एजुकेशन के लिए जब कहना चाहिए प्रशासन से बात की गई तो आधार कार्ड बनाने की बात हुई। आधार कार्ड में कहीं ये नहीं लिखा है कि ये भारत के नागरिक हैं।
तो बहरहाल ये सफाई अक्कल कुआ वालों ने अब तक ये सफाई नहीं दे रहे थे, लेकिन इस मरतबा उन्होंने बाकायदा जो है वो उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए थे उनका जवाब दिया। एक और एलिगेशन ये है कि भारत से बाहर यानी एफसीआरए से जो पैसा आया था उसको ऐसी संगठनों के उसमें अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया गया जिनके ऊपर देश के ख़िलाफ़ काम करने का इल्ज़ाम है। इस हवाले से जामिया के सूत्र ये बताते हैं कि जामिया ने 1 रुपये कश्मीर के उस अदारे को नहीं दिया है, बल्कि सिर्फ उस प्रोमाइसेस से इनका कंबल तकसीम हुआ है। जो कंबल तकसीम हुआ है वो नंदुरबार में ख़रीदा गया है। इसके ताल्लुक से वो कहते हैं कि हमारे पास न सिर्फ इसके बिल हैं बल्कि वो जो ईवे बिल है जो यहाँ से कंबल वहाँ ले गए वो सारे बिल इनके पास मौजूद है। अच्छा, ये सारी चीज़ें चल रही है। एफसीआरए का जो मसला है ये आजकल में रद्द नहीं हुआ है, बल्कि इसको तकरीबन 18 महीने हो चुके हैं और उसके ताल्लुक से मदरसे के लोग खामोशी से कानूनी तौर पर पोलिटिकल लोगों से मिल करके, बल्कि इस हवाले से मौलाना हुज़ैफा वस्तानवी साहब जो है उन्होंने आज से 3 या 4 महीने पहले चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं इन दोनों से मुलाकात करके अपना पक्ष भी रखा था। अब इसमें हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं। जब हमारी एजेंसीज काम कर रही हैं तो उनको मौका देने की बजाय इस तरीके से राय कायम करके शोर मचाना और ये बताने की कोशिश करना कि भारत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे इस तरीके की गतिविधि हो रही है, मुझे लगता है कि ये जुल्म है एक ऐसे इदारे के ऊपर। जो आप बात कर रहे हैं आदिवासियों की ज़मीन हड़पने की बात, ये वो इदारा है जिसने आदिवासियों के लिए हर तरीके से काम किया। आज जामिया के कैंपस में जितने भी वो स्टाफ है जो वहाँ काम धंधा करते हैं, जो छोटे मोटे जितने भी काम करने वाले हैं, सब आदिवासी महिलाएँ आती हैं, वहाँ के मर्द आते हैं, वो सब मिल करके कहना वहां काम करते हैं। ये कोई ऐसा डर नहीं है कि दरवाजा लॉक है, अंदर कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। ये कोशिश ये करते हैं कि आदिवासियों के बीच में पहुंच करके एजुकेशन ऑन व्हील्स के जरिए इनकी गाड़ियां बसेस जाती हैं आदिवासियों के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। खास तौर से लॉकडाउन के पीरियड में जब बच्चे बिल्कुल एजुकेशन से दूर हो गए थे, तब सरकार के कहने पर और कहना चाहिए जो पॉलिसीज हैं उनके हवाले से यह हुआ कि ये एजुकेशन ऑन व्हील पर काम किया गया। इन बच्चों को जब बस्ते की जरूरत हुई, आपने एक इल्जाम, एक एलिगेशन ये भी लगाया कि इनका साथ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग दे रहे हैं, यानी यहां पे भी आप सियासत करने से बाज नहीं आए। सच्ची बात तो यह है कि जब इन बच्चों को बस्ते की जरूरत थी तो दसियों हजार बस्ते जो है जामिया ने अच्छे बस्ते बना करके इन आदिवासियों में तकसीम किया। और जब इनको तकसीम करना था तो उस वक्त की 2017 में बीजेपी की उस इलाके की सांसद हेना गावित अपने पिताजी के साथ वहां पे आई, विजय कुमार गावित जो उस वक्त एमएलए थे, ये दोनों वहां पे आए। इनके हाथों से बच्चों को वो बस्ते तकसीम किए गए। और आप सुन लीजिएगा कि वो लोग जो आपकी पार्टी के हैं उनका मौलाना वस्तानवी साहब के कामों के ताल्लुक से क्या कहना है। आणि आम्हाला खरोखर अभिमान वाटतो वस्तानवी साहब की आपली ही इतकी मोठी संस्था आज आमच्या जिल्ह्यात, आमच्या या अक्कलकुवा तालुक्यात आहे। आपल्या माध्यमातून आज एवढ्या विद्यार्थ्यांचं भविष्य हे निश्चितपणे उज्ज्वल होण्याच्या मार्गास आहे। मी आपल्या संस्थेमध्ये खासदार होण्यापूर्वी सुद्धा माझ्या वडिलांसोबत आलेली आहे आणि मी बघितलं इतक्या चिकाटीने आपल्या इथले जे शिक्षक आहेत खूप मेहनत घेतात। आपल्याकडे देशभरातले विद्यार्थी आपल्या संस्थेमध्ये शिकायला येतात आणि आपल्याला मी नक्कीच हे सांगू इच्छिते की मी काही वर्षांपूर्वी मी पॅरिसला गेले होते। पॅरिसला जेव्हा मी गेले तिथे मला एक भारतीय व्यक्ती भेटला होता, तर तो होता सूरतचा आणि त्याने मला विचारलं कि मैडम आप कहाँ से है। मी त्यांना म्हटलं मैं नंदुरबार से हूँ, महाराष्ट्र में। त्याने मला सांगितलं कि हमको नंदुरबार तो पता नहीं लेकिन हमको अक्कलकुआ मालूम है क्योंकि मेरा भाई अक्कलकुआ के इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि अक्कलकुआ कहाँ है। म्हणजे जरी आपल्याला असं वाटत असेल आम्ही अत्यंत अतिदुर्गम भागात आहोत, पण वस्तानवी साहब आपण जे परिश्रम घेऊन एक एवढं मोठं शैक्षणिक संकुल तयार केले, असं संकुल आपल्या नंदुरबार जिल्ह्यात नाहीये। और उसके बाद जो आप ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मदरसों में कट्टरवाद सिखाई जाती है, देश के खिलाफ के जो फिक्र है उसको सिखाया जाता है, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि भारत में कोई एक ऐसा इदारा बताइए, ये पहला मदरसा था और शायद किसी यूनिवर्सिटी में भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को इतने विशाल तरीके से, इतने भव्य तरीके से अगर कोई रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे मनाता हो तो आप मुझे बताइएगा, जहां 14,000 बच्चे एक साथ मैदान में आते हैं, अपने तिरंगे को सलाम करते हैं, देश की उन्नति के गीत गाते हैं, मोहब्बत की बातें करते हैं। खुद मौलाना की तकरीर हम आपके सामने शेयर करेंगे। शायर मशरिक देखिए क्या कह रहे हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हिंदू मुस्लिम के फसादात इस मुल्क की पेशानी पर बदनुमा धार है। हम ऐसे फसादात से किसी को भी हम जाने नहीं देंगे। हम अपने तौर पर हमारे मुल्क की हिफाजत का हमारा काम है, वो हम करेंगे। नया करीम, ए अल्लाह हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस मुल्क को अल्लाह फसादात से इसकी हिफाजत फरमा। ऐसे आदमी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए था। हमने ऐसे आदमी को इल्ज़ाम दिया, वो तो हमारे दरमियान से चले गए। और ऐसे भी क्रिट सोमैया साहब, हो क्या रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जब से हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी आपको टिकट भी नहीं दे रही है, तो शायद अपनी पार्टी का अट्रैक्शन, शायद कह रहा हूं मैं, शायद अपनी पार्टी का अट्रैक्शन हासिल करने के लिए आपने अपनी लाइन चेंज कर ली है। एक वक्त था कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए आपने बहुत अच्छे सवाल किए, आपने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अचानक एक ऐसा ट्रैक कि आप घूम घूम करके बांग्लादेशी तलाश कर रहे हैं। आप लास्ट टाइम मालेगांव आए थे, 1 साल हो चुका है, आपको याद दिला दूं, आप आए थे और आपने कहा था कि 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी यहां पे रह रहे हैं। लैंड जिहाद और उसके बाद कहना चाहिए वोट जिहाद, क्या क्या बातें आपने कही थी। 1 साल हो चुका है, हमारी एजेंसीज उस पर काम कर रही है, एक आदमी ऐसा नहीं निकला जो बांग्लादेश से आया, जो मालेगांव में रह रहा हो। तो आपके जो एलिगेशंस हैं, इनका क्या भरोसा। ये सारी बातें हम आवाम से इसलिए कह रहे हैं कि जो भी एजेंसीज हैं, जो भी मीडिया है, लेकिन ये कि एक अदालत अवाम की भी तो है, एक इंसान के ज़मीर की भी तो अदालत है। हम अवाम के सामने ये बात रखना चाहते हैं कि अवाम फैसला करे। अपने तौर पर राय कायम करके एक पूरे इदारे को बदनाम करना, ऐसा लगता है कि ये किसी तौर से देश के हित में नहीं है। फैसला आपको करना है कि ये देश के हित में है या नहीं।